हर जगह के अलग अलग तौर तरीके होते हैं, लेकिन ख़ासकर फ्रांस के रीति रिवाज सारी दुनिया से हटकर हैं। जो चीज़ें और रिवाज वहाँ बने हैं वे दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते, और उनके पीछे वो सारी छुपी वजह सुनकर इंसान दंग रह जाता है। मेरी ये कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह मैं शादी होकर एक फ्रांसीसी औरत बन गई, और फिर मुझ पर एक ऐसा राज खुला जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम उर्मिला है। इंटर की परीक्षा के बाद मैं पूरी तरह फ्री थी और करने को मेरे पास कुछ नहीं था। घर में 2 भाभियाँ मौजूद थी और सारा कामकाज उन्हीं के ज़िम्मे था। तो मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और वहीं फेसबुक पर मेरी दोस्ती एक फ्रांसीसी मर्द जॉन से हुई। मैंने सुना था फ्रांसीसी बहुत ही पैसे वाले और औरतों के शौकीन होते हैं। उनके पास के रस्म व रिवाज भी बिल्कुल ही अलग होते हैं। जॉन भी ऐसा ही था। वह पेरिस शहर में रहता था और वहीं उसकी सोने की 3 दुकानें थी। जॉन का काम ऐसा था कि उसका वास्ता तरह तरह के विदेशी टूरिस्ट लोगों से पड़ता था, इसलिए उसकी हिंदी काफ़ी बेहतर थी। फेसबुक के ग्रुप पर होने वाली ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट चैट में बदल गई, और फिर हमने एक दूसरे को व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए। जॉन बहुत ही अच्छा लड़का था। वह हमेशा बहुत इज्जत से बात करता, और इसीलिए मेरे दिल में उसके लिए एक ख़ास जगह बन गई थी। कभी कभार वह मुझसे कुछ अजीब व गरीब सवाल भी पूछ लेता था, जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाती। एक दफ़ा तो बातों बातों में जॉन पूछने लगा कि उर्मिला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। मैंने हंसकर कहा कि ऐसी भी कौन सी पूछने वाली बात है जिसके लिए तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ रही है। और फिर उसने जो बात पूछी वह मेरे लिए वाकई अनोखी थी। वह पूछने लगा, उर्मिला, क्या तुमने कभी अपनी नाक में तेल लगाया है? उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसा सवाल है? मैं भला नाक में तेल क्यों लगाऊंगी? उस पर उसने फिर एक अजीब सवाल पूछ लिया कि क्या तुम्हारी भाभियों ने कभी अपनी नाक में तेल लगाया है? वह तो शादीशुदा है ना? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जॉन, आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? मेरी भाभियाँ नाक में तेल क्यों लगाने लगी? जॉन ने खुश होकर कहा, तुम कभी मेरे पास आओ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई थी। ये कैसे मुमकिन था कि मैं कभी उससे मिलने के लिए जा सकती? हमारे बीच शहरों का नहीं बल्कि समुंदरों का फासला था। जॉन की बातें अक्सर ऐसी ही अजीब व गरीब होती थी, जो मेरी समझ से तो बाहर होती थी। वह बात करते करते अचानक ऐसे सवाल पूछ लेता जिसका ना सर होता ना पैर, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करना बहुत पसंद था। हम दोनों की इस दोस्ती को 4 महीने ही गुजरे थे कि जॉन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया, और दूसरी तरफ मेरी भाभी को इस बात की खबर लग गई कि मैं सारी रात किसी से छुपकर बात करती हूँ। मुझे जॉन से उस प्रपोज़ल की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी आमने सामने नहीं देखा था। तस्वीरें तो हर दिन ही वह मुझे अपनी भेजता था और मैं भी उसे भेजती रहती थी। इसलिए जब उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं हैरान रह गई। वह पेरिस शहर में रहने वाला एक अमीर लड़का था और मैं दिल्ली शहर की एक आम सी लड़की। जॉन देखने में भी बहुत खूबसूरत था, जबकि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं थी। मैं जॉन के इस प्रपोज़ल से पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाई थी कि भाभी ने मेरी इस दोस्ती की खबर भाई को पहुंचा दी, और अगले ही दिन भाई ने गुस्से में मुझसे मोबाइल फ़ोन ले लिया। मैं जॉन के प्रपोज़ल का जवाब नहीं दे पाई थी और मुझसे फ़ोन छीन लिया गया था। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मुझे जॉन की इस कदर आदत हो गई थी कि मैं उसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी, और फ़ोन छिन जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। 2 दिन भी ना गुजरे थे कि मैं भाई के कदमों में बैठ गई, और मैंने डरते डरते भाई को जॉन के बारे में सब कुछ बता दिया, और यह भी बता दिया कि वह मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। मेरी बात सुनकर भाई गुस्से में कहने लगे, मुझे लगता है उर्मिला, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह सब सिर्फ दिल लगी के बहाने हैं, और इस तरह ये लोग परदेश की लड़कियों से दिल बहलाते हैं। वह तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेगा और फिर तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी लड़की का शिकार करने निकल जाएगा। मैंने भाई को लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि जॉन दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, लेकिन भाई तो किसी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे बहुत रोने धोने के बाद भाई ने मेरा फ़ोन तो वापस कर दिया, लेकिन सख्ती से मना किया कि मैं जॉन से दोबारा कोई संबंध ना रखूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि 2 मोहब्बत करने वाले
एक दूसरे से दूर रह सकते। इसलिए मैंने जॉन को फ़ोन मिलाया और उससे भाई के गुस्से के बारे में बताया। तो जॉन कहने लगा, अपने भाई से मेरी बात कराओ, मैं खुद ही हमारी शादी की बात कर लेता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। पता नहीं वह भाई से क्या बात करने वाला था और भाई उसकी बात पर कैसा रिएक्ट करते। उसके बहुत कहने पर मैंने उसकी और भाई की बात करवा दी। उसने भाई को न जाने कौन सी भभूति घोल कर पिलाई कि भाई हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए और टेलीफोन पर ही हम दोनों की मंगनी पक्की कर दी। लेकिन एक बात भाई ने मुझे साफ तौर पर कह दी थी कि ये रिश्ता उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से किया है और उनकी सारी जिम्मेदारी भी तुम पर ही होगी। मैंने भाई को यहाँ तक कह दिया कि एक दफ़ा जॉन मुझे यहाँ से विदा करवा कर ले जाए तो फिर मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलने आऊँगी। माँ बाप तो थे नहीं, भाई का ही सहारा था। जॉन की मोहब्बत में वे आसरा भी मुझसे छिन रहा था, लेकिन जॉन की मोहब्बत का भूत ऐसा सर पर सवार था कि मुझे कोई और रिश्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी सबसे बेहतरीन सहेली को जब मेरी मोहब्बत का पता चला तो उसने मुझे कहा कि एक फ्रांसीसी मर्द पर भरोसा करके तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ किस तरह औरतों को याशी का सामान समझा जाता है? मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे तो अब इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरी और जॉन का रिश्ता भी पक्का हो सकता है। जॉन ने वाकई ही अपनी मोहब्बत को सच कर दिखाया। मंगनी के बाद ये पहली रात थी जब मैं और जॉन वीडियो कॉल पर आमने सामने थे, वरना उससे पहले कभी हमने वीडियो कॉल पर बात नहीं की थी। जॉन जो मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा और फिर एक अजीब सी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई। वह कहने लगा, उर्मिला, मैं एक दफ़ा तुम्हारी नाफ देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही शर्म का एहसास हुआ। हम दोनों का रिश्ता हो चुका था, लेकिन इस तरह जॉन को अपना पेट दिखाना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वह कहने लगा, उर्मिला, इसमें शर्माने की क्या बात है? अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे बस तुम्हारी नाफ ही तो देखनी है। तुम मेरे पास होती तो आज की रात मैं खुद तुम्हारी नाफ में तेल लगाता, मगर मैं चाहता हूँ कि आज तुम ये काम खुद अपने हाथ से कर लो। मैंने हैरत से जॉन से पूछा, ये नाफ वाली क्या बात है जो तुम अक्सर ही नाफ में तेल लगाने की बात करते हो? जॉन कहने लगा, जब तुम यहाँ आ जाओगी तो मैं खुद तुम्हारी नाफ में तेल लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि फ्रांसीसी औरतें अपनी पतियों के पास आने से पहले नाफ में तेल क्यों लगाती हैं। इस तरह की बात सुनकर मेरे गाल शर्म से सुर्ख हो गए और मैंने बात बदलने के लिए जॉन से कहा कि मैं तो फ्रांसीसी औरत नहीं हूँ। जॉन कहने लगा कि अब तो तुम भी एक फ्रांसीसी औरत ही कहलाओगी, क्योंकि तुम्हारी शादी एक फ्रांसीसी मर्द से हो गई है। बस एक दफ़ा तुम मेरे पास आओ तो सही। मंगनी के बाद से वह बहुत ही ज़्यादा बेताब हो गया था। वह हर वक्त मुझे अपने पास बुलाने की बात करता और मंगनी के पूरे 2 महीने बाद उसने सारी कार्यवाही पूरी करके मुझे हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तानी रस्म व रिवाज़ों के मुताबिक अपना बना लिया था और अगले ही दिन मुझे फ्रांस लेकर उड़ गया। मुझे एहसास था कि मेरे भाई इस रिश्ते पर खुश नहीं हैं। हमें एयरपोर्ट पर छोड़ते वक्त भी भाई का रवैया कुछ ठीक नहीं था। शायद उन्हें इस बात का दुख था कि मैंने अपनी पसंद से 7 समंदर पार एक लड़के को पसंद कर लिया है जिससे वे बिल्कुल अनजान थे। भाई कहने लगे, उर्मिला, तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मर्ज़ी से किया है तो बेहतर यही है कि अब आगे भी तुम उसे अपनी मर्ज़ी और समझदारी से ही निभाओगी। मैंने भाई से कहा कि आप मेरी तरफ से परेशान ना हो। जॉन वाकई में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। भाई से विदा लेकर मैं खुशी खुशी जहाज़ में सवार हो गई। आने वाले कल का खौफ कम और जॉन के घर पहुंचने की खुशी ज़्यादा थी, मगर एयरपोर्ट पर हमें कोई भी लेने नहीं आया था, बल्कि ये तो एयरपोर्ट ही दूसरे शहर का था और यहाँ से पेरिस तक गाड़ी के ज़रिए जाना था। लेकिन जो बात हैरान कर देने वाली थी वे ये थी कि जॉन का रवैया वहाँ पहुँचते ही बदल सा गया था। मुझे लगा था कि वह मुझे फ्रांस लेकर खुशी से झूमता फिरेगा और मेरा खूब अच्छे से वेलकम करेगा, लेकिन वह तो अजीब सी जल्दबाजी में था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। मैंने उससे बात करनी चाही तो उसने मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। जॉन के रवैये ने मेरे होश उड़ा दिए थे। यह तो वह जॉन था ही नहीं जिससे शादी की थी और जिससे मैं वीडियो कॉल पर घंटों बातें किया करती थी। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद जॉन ने मुझे एक छोटे से होटल में ठहरा दिया और कहने लगा कि तुम्हें कुछ दिन यहीं गुजारने हैं। वे मुझे छोड़कर जाने लगा तो मेरी जान निकल गई। परदेश में अकेले इस तरह होटल में
में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैंने रोते हुए जॉन से पूछा कि वे मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं और मैं यहाँ अकेले कब तक और कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर जॉन कहने लगा कि रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं रात को वापस लौट कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जॉन इस कदर जल्दबाजी में थे कि वे मेरे पास ज़्यादा देर रुके भी नहीं और यह कहकर चले गए कि मुझे जो भी कुछ खाना पीना हो मैं फ़ोन पर होटल वालों को बता सकती हूँ। जॉन जाने के बाद कई घंटे मैंने रोकर गुजार दिए। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे भाई की बात ठीक थी। मैंने एक बिल्कुल अनजान आदमी पर भरोसा करके खुद को उसे सौंप दिया था। उसके हाथ में एक तेल की शीशी भी थी। वे मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, उर्मिला तुम मुझसे ना ही कोई सवाल पूछोगे और ना ही मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब दूंगा। जब ठीक वक्त होगा मैं तुम्हें सब कुछ खुद बता दूंगा। ये तेल की शीशी लो और अपनी नाक पर तेल लगा लो। मैंने उसके हाथ से तेल की शीशी पकड़ ली थी, लेकिन उस तेल को लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ना ही जॉन ने मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाई थी और ना ही मुझे अपने घर लेकर गए थे। पता नहीं वे मुझसे क्या चाहते थे। मैं उस वक्त उनके रहमो करम पर थी, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर सकती थी। जॉन ने जब ये देखा कि मैं तेल की शीशी लेकर बैठ गई हूँ और मेरा लगाने का कोई इरादा नहीं है, तो वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मैं बस कुछ देर के लिए ही आया हूँ, इसलिए मैं फ़ौरन अपनी नाफ में तेल लगा लूं। जॉन का गुस्सा भरा अंदाज देखकर मैंने फ़ौरन अपनी नाफ में तेल लगा दिया, जबकि जॉन ने कहा था कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो वह खुद मेरी नाफ में तेल लगाकर मुझे इसके बारे में बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे तेल लगाते ही जॉन का मिजाज एकदम ही बदल गया और वह मुझसे मोहब्बत से पेश आने लगा। जॉन के इस तेज़ी से बदलते अंदाज पर मैं हैरान रह गई। थोड़ी देर में हम दोनों के बीच के सारे फासले मिट गए और जॉन ने मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लुटाई। जॉन की मोहब्बत और तवज्जो पाकर मैं पूरी तरह खुश भी नहीं हो सकी थी कि जॉन ने अचानक ही वापसी की जल्दी मचाई और जिस तरह वे आए थे उसी तरह रात के अंधेरे में वापस लौट गए। जॉन ने कहा था कि अब वे 2 दिन बाद आएंगे और यह सुनकर मैं परेशान हो गई थी। जॉन ने एक मोबाइल फ़ोन दे दिया था, लेकिन उस फ़ोन में किसी का भी नंबर नहीं था। मुझे अपने भाई का नंबर याद था, इसलिए मैंने अपने भाई को फ़ोन लगा दिया। भाई ने हल्के फुल्के तौर पर मेरे हाल चाल पूछे और फ़ोन बंद कर दिया। भाई के इतने गैरों वाले अंदाज ने मुझे यह हकीकत अच्छी तरह समझा दी थी कि अब वे मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। एक दिन भी नहीं गुजरा था कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। नई जगह और फिर तन्हाई की दहशत ने मुझे बीमार कर दिया था। मजबूरन मैंने जॉन को फ़ोन किया तो वे मुझे दवाई लेकर मेरे पास आ गया और साथ ही एक अजीब सा सुर्ख रंग का गाउन भी लेकर आया। कहने लगा, रात तक दवा खाकर ठीक हो जाओ और यह गाउन पहन कर तैयार हो जाना। रात को मैं तुम्हें किसी दावत में लेकर जाऊंगा, वहाँ हमें कुछ लोगों से भी मिलना है। मुझे जॉन की बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि वे मेरे साथ क्या करना चाहता था। मोहब्बत के जो सुहाने सपने देखकर मैं यहाँ तक चली आई थी, वह सब मुझे सिर्फ एक छलावा महसूस हो रहे थे। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और जॉन को दावत की पड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि किसकी दावत है तो वह कहने लगा कि उसके किसी करीबी दोस्त की शादी है और हम दोनों को वहीं जाना है। वह एक दफ़ा फिर मुझे छोड़कर चला गया और मैं ये सोचकर संतुष्ट हो गई थी कि चलो मैं उसकी पत्नी बनकर कुछ लोगों से तो मिल सकूंगी। कम से कम मुझे ये खौफ तो नहीं रहा था कि वह मुझे दुनिया से छुपा रहा है। रात तक मेरी तबीयत काफ़ी संभल गई और मैं वह सुर्ख गाउन पहनकर तैयार हो गई थी, जो बहुत ही चुस्त और बग़ैर आस्तीन का था। उसके साथ सोने के बाद बहुत सारे जेवरात भी थे जो मैंने अपने गले में डाल लिए थे। शादी में पहुंचकर एक अजीब सी बात हुई कि जॉन ने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया, लेकिन सब के सब दोस्तों ने उसने मेरा परिचय एक हिंदुस्तानी दोस्त के तौर पर ही करवाया और हमारी शादी का कोई जिक्र ना किया। मेरी सारी खुशी, मेरे सपने हवा हो गए थे। जॉन मुझे दूल्हा दुल्हन से मिलवाने के लिए भी लेकर गया तो वो दूल्हा के साथ बातों में बिजी हो गया और मैं ऐसे ही दुल्हन के साथ बैठ गई और ये देखकर हैरान रह गई कि दुल्हन की एक दोस्त ने उसे एक छोटी सी तेल की बोतल लाकर पकड़वाई और फ्रांसीसी लैंग्वेज में कुछ कहा जो मुझे समझ में ना आया, लेकिन मैं इतना जान गई थी कि वाकई फ्रांसीसी औरतें पति के नज़दीक जाने से पहले नाफ में तेल लगाती हैं। लेकिन क्यों, ये वजह मैं अभी तक जान नहीं पाई थी और ना ही किसी से पूछ सकती थी, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग ज़्यादातर फ्रांसीसी लैंग्वेज ही जानते थे। शादी ख़त्म होने पर मैं जॉन के साथ वापस होटल आ गई, लेकिन मैं उससे पूरी तरह नाराज़ थी। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि उसने मुझे अपनी पत्नी के तौर पर अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाया था। होटल आते ही वे मेरे साथ मोहब्बत जताने लगा
दिया, लेकिन उसे मेरे व्यवहार से अंदाज़ा हो गया कि मेरा मिजाज बिगड़ा हुआ है। जॉन ने तेल की शीशी हाथ में उठाई और कहने लगा कि अभी मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर देता हूँ। यह कहकर वह खुद ही मेरी नाक पर तेल लगाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे तेल की वजह पूछती, होटल के दरवाजे पर कोई बेल देने लगा। जॉन ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि दरवाजे पर फ्रांस की पुलिस खड़ी थी और उन्होंने जॉन को गिरफ्तार कर लिया था। वे लोग फ्रांसीसी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जॉन बार बार उनकी बातों का विरोध कर रहा था। वे लोग उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और साथ एक लेडी कांस्टेबल मुझे भी इशारे के साथ चलने को कहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं देखी थी। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मुझे अपना घर याद आ रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेरे लिए एक हिंदी बोलने वाली पुलिस वाले का इंतज़ाम किया गया, जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो सुनकर मेरे होश उड़ गए। जॉन के बाप ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि उसने अपने बाप की दुकान से बहुत सारे जेवरात चोरी किए हैं और वे सारे जेवरात मेरे सामने से ले गए थे। और उन्होंने कहा उन्हीं जेवरात की बात हो रही थी जो जॉन ने मुझे गाउन के साथ पहनने के लिए ला कर दिए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन की तो अपनी सोने की दुकानें थी, फिर उसे मेरे लिए वह चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। यह सब क्या हो रहा था। काफ़ी देर की तहकीकात के बाद पुलिस वालों ने जॉन को छोड़ दिया था। उन लोगों के बीच क्या बातचीत हुई थी ये तो मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और जब मैंने उससे गुस्से में इस गिरफ्तारी की वजह पूछी तो वह कहने लगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जॉन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वह अपनी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों डाल रहा है। जॉन ने मुझे बताया कि उसके माँ बाप मेरी और उसकी शादी पर राज़ी नहीं थे। वे उसकी शादी किसी फ्रांसीसी लड़की से ही कराना चाहते थे, लेकिन जॉन ने उनसे छुपकर अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी कर ली। उसने खुद ही सारे कागजात बनवा कर मुझे यहाँ बुला लिया, लेकिन मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही उसके माँ बाप को इस बात की भनक मिल गई और उसके माँ बाप ने कहा कि अगर जॉन मुझे लेकर घर आया तो उसे हमेशा के लिए जायदाद से बेदखल कर देंगे। मजबूरन जॉन ने मुझे होटल में ठहरा दिया और अपने माँ बाप के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो, लेकिन उसे साथ साथ मेरी भी फिक्र सता रही थी, इसलिए वह बार बार थोड़ी देर के लिए चक्कर काट कर चला जाता। उसने मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं ये सुनकर परेशान ना हो जाऊं। मेरी तबीयत ख़राब होने का सुनकर उसने सोचा कि वह मुझे होटल से बाहर ले जाएगा तो मेरा दिल बहल जाएगा, इसलिए वह मुझे अपने दोस्त की शादी में लेकर गया। शादी में जाने के लिए जेवरों की ज़रूरत थी, इसलिए उसके बाप ने उसकी हर हरकत पर नज़र रखी हुई थी, इसलिए वह जो चोरी से दुकान से जेवरात लेकर आया था। और जब ये बात उसके बाप को पता चली तो उन्होंने गुस्से में अपने ही बेटे के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दी। जॉन कह रहा था कि वह आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप को हमारे रिश्ते के लिए राज़ी कर लेगा, लेकिन जब तक मुझे उसका साथ देना होगा और खामोशी से इसी तरह कुछ दिन होटल में गुजारना होगा। जॉन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी कि मैं उसके बारे में ना जाने क्या कुछ सोच रही थी, जबकि वह मेरी वजह से ही बहुत परेशानी में था। अपने माँ बाप के दबाव के बावजूद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने जॉन से कहा कि वह परेशान ना हो, मैं हर तरह से उसका साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर जॉन संतुष्ट हो गए और कहने लगा, जाओ पहले तेल की बोतल उठा कर लाओ, मैं खुद तुम्हारी नाक में लगाऊंगा। जॉन की बात सुनकर मैं तेल की बोतल उठा लाई, लेकिन उससे कहा कि मुझे पहले ये बताओ कि फ्रांस की औरतें ये तेल क्यों लगाती हैं। जॉन ने मुझे बिस्तर पर लेटाया और ख़ुद ही मेरी नाफ में तेल लगाते हुए कहने लगा कि ये तेल नाफ में एक जादुई तेल की तरह काम करता है। फ्रांसीसी औरतें इसे पति के पास जाने से पहले इसलिए लगाती हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत सी औरतों की बीमारियां ऐसी होती हैं जो नाफ में तेल लगाने की वजह से खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। औरतों को इससे उम्मीद से होने में भी आसानी होती है। इस तेल के अंदर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी डाली जाती है और सुना है कि इसकी वजह से जो औलाद पैदा होती है बहुत ही बुद्धिमान होती है। लेकिन जो जड़ी बूटी इस तेल में मिलाई जाती है वह सिर्फ यही की ज़मीन पर पाई जाती है और इस बात का इल्म मुझे पहले नहीं था। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारी भाभी के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि यह काम फ्रांस की औरतें ही करती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों माँ बाप बन जाएं ताकि मेरे माँ बाप तुम्हें आसानी से अपना लें, क्योंकि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप खुद ही तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। जॉन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो वह मेरे भाई के बच्चे की नाफ में तेल डाला करती थी, लेकिन मेरी माँ के निधन के बाद मैंने कभी ये सब नहीं देखा था और अब मुझे एहसास हो रहा था कि बड़े बूढ़े जो करते हैं वे ठीक ही होता है।
है। इंसान के जिस्म का पूरा निज़ाम इंसान की नाफ के साथ संबंध रखता है, और जब नाफ की सफाई का ख्याल रखा जाता है और उसमें तेल डाला जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। जॉन ने खुद अपने हाथों से मेरी नाफ में तेल लगाया था और उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, और आज पहली बार मुझे इस मोहब्बत का एहसास जाकर बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि अब मैं जॉन की पूरी सच्चाई जान चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही मैं उसके माँ बाप भी मुझे स्वीकार कर लेंगे।